Hey everyone, welcome back to Bubble Tales। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर आज मैं आपके लिए जो वन शॉट लेकर आई हूँ उसका नाम है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। और नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस कहानी में क्या होने वाला है। एक्चुअली जियांग क्लान और क्लाउड रिसोर्सेज के बीच में एक समझौता हुआ था लान शिरेन और जियांग फेंगमियांग के बीच में कि वो दोनों स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे जिसके तहत क्लाउड रिसोर्सेज से एक होनहार बच्चा जियांग क्लान जाएगा और जियांग क्लान का एक सबसे बेस्ट बच्चा क्लाउड रिसोर्सेज जाएगा ताकि वो आपस में ज्ञान को साझा कर सके, कल्चरल डिफरेंसेस को समझे और दोनों क्लान साथ में ग्रो कर सके। और इसी प्रोग्राम के तहत किस किस को चुना गया होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। ऑब्वियसली ये शियान वांग स्टोरी है। तो क्लाउड रिसोर्सेज से सबसे होनहार बच्चा चुना गया लान वांगची और यूनमिंग जियांग क्लान से चुना गया चियांग चिंग, मैडम यू का फेवरेट, क्योंकि उनकी नज़र में उससे होनहार बच्चा हो ही नहीं सकता। वैसे भी विंग की शैतानियों को लेकर मैडम यू को उस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं था। वो क्लाउड रिसोर्सेज में यूनमिंग जियांग क्लान का नाम खराब नहीं करना चाहती थी क्योंकि विंग अनटेम्ड है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और क्लाउड रिसोर्सेज में यूनमिंग जियांग क्लान का नाम रखना भी तो ज़रूरी है। ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम अगले साल भी तो चलना चाहिए, वरना तो पता चले विंग ने इसी साल इस प्रोग्राम का कबाड़ा कर दिया। तो जैसा कि तय हुआ था, जियांग क्लान से जियांग वानिन क्लाउड रिसोर्सेज के लिए निकले। दूसरी तरफ क्लाउड रिसोर्सेज से हांग वानचुन यानी लान वांगची यूनमिंग जियांग क्लान के लिए निकले। जियांग वानिन ने पहले ही क्लाउड रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी सारी रिसर्च कर रखी थी, तो उसके लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। पर इधर हांग वानचुन था जिसे लान शिरेन ने काफ़ी ज़्यादा करप्ट करके रखा था क्योंकि उसे यूनमिंग जियांग क्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। उसे बस इतना पता था कि वहाँ का वातावरण ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए लोग क्लाउड रिसोर्सेज की तरह बहुत सारे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। लोग खुश मिजाज है, हंसी मजाक करते रहते हैं। तो वांगजी ने भी बस यही ध्यान में रखा कि जियांग क्लान में काफ़ी हंसी मजाक होता है। वैसे लान क्लान में ज़रूरत से ज़्यादा हंसना बुरा माना जाता है, तो वांगजी को बस इसी बात का ध्यान रखना है कि उसे जियांग क्लान में जाकर किसी बात के लिए पखेड़ा खड़े नहीं करना है। शांति से, समझदारी से हर चीज़ से डील करना है, क्लाउड रिसोर्सेज का नाम रखना है। तो वांगजी इसी सीख के साथ यूनमिंग जियांग क्लान पहुंच गया। सबसे पहले तो उसे लगा कि उसे वहां पर क्लाउड रिसोर्सेज की तरह गेट पर जेट टोकन दिखाना होगा, पर यहाँ तो कोई गेट ही एग्जिस्ट नहीं करता था। वो सीधा पानी के रास्ते वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ पर जैसे ही वो बंदरगाह पर उतरा, बहुत सारे लोग वहाँ पर चिल्लम-चिल्ली कर रहे थे। वांगजी को तो समझ ही नहीं आया कि वो कैसी जगह पर फंस गया है। उसे लगा यहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है। वो सहम कर बस वही खड़ा रहा, पर तभी किसी ने पीछे से उसे टोका। इनफैक्ट उसके कंधे का जो रिबन है वो पीछे से खींचा। वांगजी तुरंत पीछे मुड़कर देखते हुए उस आदमी को घूरने लगा, तो उस आदमी ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर वांगजी से बात करने की कोशिश की। हाय वो मुस्कुराहट! वांगजी तो उसे देखता ही रह गया। वांगजी जिंदगी में पहली बार किसी को इतने तेज़ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस आदमी की पूरी बत्ती सी दिख रही थी। उसे आदमी नहीं कहा जा सकता, लड़का ही था कुछ। बस बात ये थी कि काफ़ी हट्टा-कट्टा था, ऊंचा लंबा था और वांगजी से ज़्यादा दाढ़ी मूछ भी आई थी उसको। हाथ में शराब थी, इसलिए वांगजी को लगा कि वो कोई आदमी होगा। वांगजी बस उसे देख रहा था, तो उस लड़के ने तुरंत वांगजी के पास आते हुए कहा, ओहो तो तुम हो लान वांगजी, तुम्हारे कपड़े से ही पता चल रहा है। तो तुम यहाँ पर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आए हो? वांगजी ने जवाब दिया। उस लड़के ने कहा, तो चलो फिर। वांगजी ने अब अपने आसपास का माहौल देखा। वहाँ पर अभी भी लोग बहुत तेज़ तेज़ बातें कर रहे थे। विंग ने कहा, क्या हुआ?
वांगजी ने कहा, यहाँ कोई झगड़ा हो रहा है? विंग ने कहा, नहीं, ये तो हार्ट है, हार्ट में तो ऐसे ही बातें होती है। क्या तुम कभी पहले किसी शहर नहीं गए, बाजार में? वांगजी सोचने लगा। क्लाउड रिसोर्सेस के पास में सेट डाउन है तो सही, पर वांगजी कभी वहाँ गया नहीं, उसे मौका ही नहीं मिला। अभी वो बस 16 साल के ही था कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में यहाँ आ गया। वैसे क्लाउड रिसोर्सेस के बाहर की दुनिया उसने कभी देखी ही नहीं थी। इधर वो लड़का लगातार वांगजी से बड़बड़ाए जा रहा था, बातें किए जा रहा था। उसने अपना नाम बताया। इस बंदे को वी वुशियान कहते हैं, प्यार से विंग, तो तुम मुझे प्यार से भी बुला सकते हो। वांगजी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। प्यार, ये शब्द तो क्लाउड रिसोर्सेस में मना है। पर वो अपने मेज़बान से तुरंत ऐसे तो बात नहीं कर सकता, तो वो चुप रहा। विंग ने अब वांगजी से उसका बर्थ नेम पूछा। लांझा, वांगजी ने जवाब दिया। अब वांगजी इधर उधर देखने लगा। दरअसल वो एंट्री गेट को ढूंढना चाहता था। जब विंग ने यह नोटिस किया तो उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो लांझा? अपना ऐसे बर्थ नेम ओपनली चिल्ला कर सुनते हुए वांगजी को बड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। शायद यहाँ के लोग काफ़ी लाउड है। एंट्री टोकन देना है। विंग ने तुरंत वांगजी के कंधे पर हाथ रखकर उसके करीब लीन होते हुए कहा, आहा, अरे काका, यहाँ पर ऐसा कोई टोकन देने की ज़रूरत नहीं होती है। इतनी नज़दीक किया, वांगजी तो सहम गया। कोई एक पल के लिए उसे तलवार निकाल कर लड़ने को कहे तो भी वांगजी तैयार था, पर ऐसे कोई उसके स्पेस में, उसके प्रीमाइसेस में आ जाए, ये वांगजी को थोड़ा अजीब लग रहा था। आज तक किसी ने भी क्लाउड रिसोर्सेस में उसे डिसरिस्पेक्टफुल बात करने तक की कोशिश नहीं की थी, और ये बंदा सीधा उसके ऊपर चढ़ रहा है, उसे मोलेस्ट कर रहा है। वांगजी इसके बारे में ज़रूर कंप्लेंट करेगा। इनफैक्ट उसे तो खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत है। एक पल में ही वांगजी अपनी पीछे निकालेगा और इस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर ये अच्छा भी तो नहीं है। पहले तो वांगजी को ये समझना पड़ेगा कि इसके इंटेंशंस क्या है। मे बी ये इस बंदे के लिए जनरल बिहेवियर हो। ये सोचकर वांगजी चुप रहा। अब एक बार विंग ने जो उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उतारा ही नहीं। वो उसके कंधे पर बम करते हुए, उसके कभी करीब खींचते हुए सामने चलने लगा। विंग को तो पता भी नहीं था कि क्लाउड रिसोर्सेस के एटिकेट्स होते क्या है। वैसे था तो वो राजकुमार, पर अभी के लिए उसकी शक्ल बड़ी गंदी थी। मतलब कहीं कहीं से थोड़ी सी बियर्ड उगती हुई दिख रही थी। उसके कपड़े भी गंदे थे। वो इतनी सारी मस्ती करके जो लौट रहा था, पसीने से तरबतर, धूल मिट्टी से काफ़ी मैला हुआ। उसके कपड़े भी मैले थे, बाल बिखरे हुए थे, और वो ऐसे ही वांगजी को मिल गया। तो वांगजी बस उसके साथ चले जा रहा था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये आदमी उसे मोलेस्ट करना चाहता है या कुछ और। कितनी ज़्यादा बातें करता है। एक तो वांगजी को यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेहतर होता कि वो यहाँ का मैप अपने साथ ले लेता, तो उसे पता चलता कि एक्चुअल में यूनमिंग यूनिवर्सिटी है कहाँ पर। इधर विंग ने अपने बकबक में वांगजी को ये भी बताया कि वो यूनमिंग यूनिवर्सिटी का सीनियर स्टूडेंट है। वांगजी तो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। इतना बड़ा आदमी स्टूडेंट कैसे हो सकता है? मतलब इतना मैला हुआ, भिखारी जैसा। कहीं यूनमिंग यूनिवर्सिटी में सभी लोग ऐसे तो नहीं है? उस बंदे के कंधे पर हाथ रखते ही वांगजी को परेशानी होने लगी थी। उसके सफ़ेद कपड़े मैले हो जाते। पर चलो, अभी इस बात का कोई ना कोई सलूशन वो निकालेगा। पहले तो इसे इस वी गगा के साथ यूनिवर्सिटी में जाकर रिपोर्ट करना होगा। यही सोचकर वांगजी चुपचाप उस गगा के साथ चलने लगा। अभी उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये गगा उसे मोलेस्ट करना चाहते हैं। फ्रेंडली लग रहे थे, बस बहुत ज़्यादा बातूनी थे। अब वांगजी और विंग चलते हुए मार्केट से आगे जाने लगे। जाते हुए विंग काफ़ी सारे स्टॉल से कुछ कुछ उठाकर टेस्ट कर रहा था। कभी किसी अंकल को कुछ बोल रहा था, कभी किसी आंट को कुछ बोल रहा था। वो लोग भी विंग के साथ काफ़ी मस्ती मजाक कर रहे थे। कोई भी विंग को पे करने के लिए नहीं कह रहा था। ये देखकर चौंक कर वांगजी ने पूछा, सीनियर, आप ऐसे ही चीज़ें उठा रहे हो, पे नहीं करोगे?
विंग ने कहा, मैं क्यों पे करूँगा, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। उसने वांगजी का चेहरा पीछे की तरफ मोड़ा और कहा, देखो, पीछे किसी को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग परेशान हैं मेरे ऐसी चीज़ें उठाने से। उल्टा वो लोग तो खुद मुझे ऑफर करते हैं। फिर उसने अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, मेरी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऊपर से तुम जो मेरे साथ हो, फिर तो इनका फ्री में देना बनता है। वांगची एक पल में ही ब्लश कर गया। आज तक उसकी खूबसूरती को इस तरह से किसी ने भी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया था। माना कि सारे दुकानदार वांगजी को भी ऑफ़र कर रहे थे चीज़ें, लेकिन वांगजी पोलाइटली उन्हें मना कर रहा था क्योंकि अभी खाने का समय नहीं था। वह ऐसे रास्ते पर चलते हुए नहीं खा सकता। पर जब विंग खाते खाते चल रहा था, उसने पाया कि वांगजी की मुट्ठियाँ पिछी हुई है। तो उसने ज़बरदस्ती वांगजी की मुट्ठियाँ खोलकर उसके हाथ में एक तांगुल की स्टिक रख दी और कहा, इसे ट्राई तो करो। तुम भी जियांग क्लान के खाने के दीवाने हो जाओगे और वापस क्लाउड रिसोर्सेस में जाकर ये खाना खाने को नहीं मिलेगा। अब वांगजी एक पल के लिए उस स्टिक को देखे जा रहा था, फिर विंग को, फिर उस औरत को जिसकी दुकान से विंग ने ये स्टिक उठाई थी। वो भी मुस्कुराकर वांगजी के रिप्लाई का इंतज़ार कर रही थी। जैसे विंग चलते हुए हर किसी की तारीफ़ किए जा रहा था, किसी को कोस रहा था, नमक मिर्च के बारे में बताया जा रहा था। क्या वांगजी को भी वैसे ही बताना पड़ेगा? फिर उसने दोबारा एक बार सारी चीज़ों पर नज़र घुमाई और हल्के से वो स्टिक अपने होठों तक लेकर गया। विंग अभी भी इस स्लो मोशन रेलगाड़ी को देखे जा रहा था। वांगजी कितने सलीके से वो स्टिक उठाकर अपने होठों तक लेकर गया है। फिर उसने इत्तू सा मुँह खोला, अपनी जीभ बाहर निकाली और तांगुलों को जस्ट टच किया अपने टंग से और फिर होठ बंद कर लिए। ये क्या बात हुई? तांगुल ऐसे कौन खाता है? विंग तो इतना बड़ा मुंह खोलता है कि पूरा तांगुल एक साथ ही अंदर चला जाए। अब वांगची ने नज़रें झुकाई, फिर उस लेडी की तरफ देखकर कहा, बहुत बढ़िया है। लेडी तुरंत मुस्कुरा दी। वांगची को भी ये देखकर अच्छा लगा। इधर विंग बस सर हिला रहा था। सच में क्लाउड रिसोर्सेस के लोग अजीब ही प्राणी होते हैं। इन्हें खाना खाना भी नहीं आता। विंग को अब बहुत क्यूरियोसिटी होने लगी। उसने वैसे ही फिर से लांझा के कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ आगे आगे चलने लगा। अब उसके दिमाग में जितने भी सारे कीड़े थे, सवाल थे, उसको सब वांगजी से पूछने थे एक साथ। सबसे पहले तो वो इस तरह से क्यों खाना खाता है? क्या वो खाना खा नहीं सकता या फिर उसे युनमेंग का स्पाइस हजम नहीं होगा? वो कैसे सोता है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या वो हमेशा ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन के रखता है? क्या लान क्लान में सभी ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं? क्या उस पर कोई दाग नहीं लगता? अगर दाग लगता भी है तो वो धोते कैसे है? क्योंकि युनमेंग क्लान में इतनी धूल मिट्टी है। वो उस धूल मिट्टी को कैसे सर्वाइव कर पाएगा? वो विंग के साथ खेलेगा, पेड़ पर चढ़ेगा, पेड़ से कूदेगा? क्या क्लाउड रिसोर्स में बहुत सारे तालाब है जैसे कि युनमेंग में है? युनमेंग के तालाबों में तो कमल ही कमल है। यहाँ पर बहुत सारे लोटस सीड्स खा सकते हो। क्या क्लाउड रिसोर्सेज में भी हंटिंग होती है? और अगर नहीं होती तो फिर वो अर्न कैसे करते हैं? वो अपनी स्किल्स कैसे बढ़ाते हैं? क्या वहाँ पर भी काइट उड़ाया जाता है, फ्लाइंग की जाती है, रनिंग की जाती है? और तभी विंग के ट्रेन रुक गई। वो सोचने लगा, क्या क्लाउड रिसोर्सेज में भी मेटिंग रन होती है? विंग अचानक से चुप हो गया। उसके कान लाल हो गए। वो मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगा। अचानक से इस लड़के को देखकर उसे कुछ अजीब सा लगने लगा था। ये कितना अलग था, कितना शांत। विंग तो जैसे उफान मारती हुई नदी की तरह था, उसे रोकना नामुमकिन था। और ये लड़का बिल्कुल शांत, समंदर की तरह। उसने इतना सा मुंह खोलकर तांगुल को बस जीभ से टच किया। उसके बाद भी वो अपना हैंकी निकालकर होठ पोंछ रहा था। विंग को तो याद भी नहीं था कि हैंकी नाम की कोई चीज़ भी होती है। उसे पसीना आए भी तो वो बाजुओं से पोंछता है। आखिर बाजुएं होती किस लिए है? और इस लड़के के ड्रेस पर तो एक दाग भी नहीं है, इतनी धूल मिट्टी में चलने के बावजूद भी। इंटरेस्टिंग। सच में क्लाउड रिसोर्सेस बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, खासकर ये छोटा लान। यही सोचकर विंग आगे बढ़ने लगा और वांगची को भी लगने लगा
चलो, इस आदमी का बात करने का कोटा ख़त्म हो गया। उसने राहत की सांस ली। तब तक वो दोनों एक बड़े से बिल्डिंग के पास भी पहुंच गए थे। एक्चुअली ये बिल्डिंग भी एक तालाब से जुड़ी हुई थी। वहाँ तक जाने के लिए दोनों को बोट से सफ़र करना पड़ा था, और यही इस जगह की खासियत थी। ये शहर बड़ा विशाल था, बड़ा फैला हुआ, पर हर जगह जाने के लिए बोट का इस्तेमाल होता था। अब वांगची को लेकर विंग सीधा मैडम यू के पास गया, जो कि इस यूनिवर्सिटी की हेड थी। जो विंग को अपने दरवाजे पर देखते ही सबसे पहले तो उस पर ज़ोर से चिल्लाई, उसकी हालत पर, क्योंकि विंग बहुत बुरी हालत में था। उन्होंने उसे तुरंत जाकर तैयार होने के लिए कहा। वैसे तो विंग किसी से भी नहीं डरता था, पर मैडम यू के सामने कुछ नहीं बोला। वो सीधा वहाँ से बो करके पीछे हट गया। उसे पीछे हटता हुआ देखकर वांगची और भी डर गया। मैडम यू से शायद से ये भी लान चरण की तरह बहुत खड़ूस होंगी, पर वांगची तो अच्छा बच्चा है, वो ज़रूर सारे रूल्स को फॉलो करेगा। यही वांगची ने सोचा। इधर विंग वहाँ से निकलते ही उल्टे पाँव भाग गया, वांगची को वहीं पर छोड़कर। अब वांगची परेशान हो गया, आगे जाए या नहीं, पर जाना तो उसे था। सारे रूल्स जो फॉलो करने थे, तो वो बस एक कदम आगे बढ़ा, दरवाजे के बाहर रुका और उसने नॉक किया। मैडम यू वांगची को देखते ही पहचान गई। उसे प्यार से अंदर बुलाया, बिठाया, क्लाउड रिसर्च के बारे में पूछा, जांगशा के बारे में पूछा कि वो वहाँ पर ठीक से पहुँच गया है ना, क्लाउड रिसर्च में उसका सही से ख्याल तो रखा जा रहा है ना। वांगची ने सारी बातों का जवाब दिया कि उसके बड़े भाई ने जांगशा की जिम्मेदारी ले रखी है, और अंकल चिरेन भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उन्हें जियांग वानिन का अच्छे से ख्याल रखना है, उस पर ज़्यादा सख्ती नहीं बरतनी। वैसे जांगशा को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली है कि क्लाउड रिसोर्सेज में कैसे रहना है। यही ट्रेनिंग तो मैं विंग को भी देना चाहती थी, पर विंग कभी भी अपनी बातों पर कायम नहीं रह पाया, मैडम यू ने कहा और गहरी सांस ली। वांगजी समझ पा रहा था विंग तो क्लाउड रिसोर्सेज में तूफान ला देता। बेहतर है कि वो क्लाउड रिसोर्सेज जाने के लिए चूज़ नहीं हुआ, और अभी वो होप कर रहा था बस ये आगे के 3 महीने उसकी सीनियर वी से फिर से तकरार ना हो। अब मैडम यू ने एक बंदे को बुलाया, फिर उसे वांगजी को उसका कमरा दिखाने के लिए कहा। वांगजी उस बंदे के साथ साथ एक कमरे में गया। वो कमरा काफ़ी स्पेसियस लग रहा था, क्लाउड रिसोर्सेज से भी अच्छा, बस बहुत सारे कलर्स यूज़ हुए थे। वांगजी के लिए वहाँ पर एक बेड था, एक अलमीरा था, टी टेबल थी, वहाँ पर टी पॉट और बाकी के ज़रूरती सामान भी रखे हुए थे। अब उस आदमी ने वांगजी को बताया कि आपको रात 9 बजे खाना सर्व हो जाएगा। ये सुनकर वांगजी थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, इतनी देर से खाना सर्व होता है? तो उस आदमी ने कहा, हाँ। पर वांगजी कुछ बोल नहीं सकता था, तो वो बस चुप रहा। वो टीचर उसे सारे रूल्स और रेगुलेशन समझाकर वहाँ से चला गया, जिसके मुताबिक यहाँ पर लोग लगभग 11 बजे तक जगे रहते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, जिसके बाद यहाँ का स्कूल शुरू होता है। वैसे यहाँ पर बच्चों को फार्मिंग और हंटिंग की ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि सिर्फ नॉलेज और किताबों के। तो वांगजी ये सब देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि उसके लिए जितना सोचा था उससे ये टफ होने वाला है, क्योंकि वांगजी ने अभी तक कभी भी हल नहीं पकड़ा था। वांगजी अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। उसका पहला दिन था, शाम के 6 बज रहे थे और वांगजी को भूख लगने लगी थी। माना कि वो इनाडिया करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे दिन में एक बार भी खाना नहीं चाहिए होता। पर उसने शाम को ही वो तांगोलू चखा था, तो उसके बॉडी में थोड़ा सा शुगर तो था। इसके सहारे वांगची 9 बजे तक सरवाइव कर सकता है। यही सोचकर वांगची चुपचाप मेडिटेशन करने बैठ गया, पर तभी उसे किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। उसने सबसे पहले तो दरवाजे की तरफ देखा, पर आवाज़ दूसरी तरफ से आ रही थी, मतलब कि खिड़की। अब वांगची ने खिड़की खोलकर देखा तो तुरंत उसके सामने विंग आ गया, वो भी छत से उल्टा लटकते हुए। वांगची चौंक गया। उसे लगा विंग अब नीचे गिर जाएगा, पर विंग बंदर की तरह तुरंत खिड़की के अंदर कूद गया, लगभग वांगची के ऊपर ही। फिर वो ब्लश करते हुए, अपने कपड़े झाड़ते हुए
उठा। उसने वांगजी को भी उठने में हेल्प की। वैसे तो वांगजी तुरंत उससे दूर होना चाहता था, पर विंग ने मौका ही नहीं दिया। वो वांगजी को ले जाकर सीधा बेड पर बैठ गया और उसके साथ तरह तरह की बातें करने लगा। वांगजी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। इधर उसके पेट में चूहे उछल कूद कर रहे थे, पर वांगजी कुछ कह नहीं सकता था। वो बस अपने हाथ पेट पर फोल्ड करके चुपचाप बैठा था, किसी तरह से अपने भूख को कंट्रोल करते हुए। तभी उसके पेट से ज़ोर से आवाज़ हुई और विंग बिल्कुल शांत हो गया। उसने चौंक कर वांगजी से पूछा, लांचा तुम्हें भूख लगी है? वांगजी फ्लश करते हुए नीचे देखने लगा। उसके कान बिल्कुल लाल हो गए थे, पर चेहरा अभी भी सपाट था। अब विंग से रहा नहीं गया। उसने अपने कमर से तुरंत एक एप्पल निकाला और वांगजी के हाथ में पकड़ाया। उसे कहा, लो इसे खा लो। बताया क्यों नहीं कि तुम शाम जल्दी खाना खाते हो, तो तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट होता। वांगजी ने कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। विंग ने कहा, परेशानी की क्या बात है? ठीक है, तुम्हारा कल्चर है, तुम्हारे रूल है, तुम्हारी ज़रूरतें हैं। हर चीज़ को हमारे हिसाब से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कल से तुम्हें रोज़ शाम 6 बजे खाना मिल जाया करेगा। मैं स्पेशली इस बात का ख्याल रखूँगा। वांगजी को विंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने तुरंत उस एप्पल को खाना शुरू किया। विंग फिर से वांगजी से बातें करने लगा। अब वांगजी ने बस एक बाइट लिया ही था कि विंग ने तुरंत उसके हाथ से एप्पल छीन लिया। वांगजी तो बस चौंक गया, पर विंग ने तभी उसके एप्पल से एक बाइट ली और फिर से वांगजी के हाथ में थमा दिया। वांगजी उस एप्पल को देखे जा रहा था, फिर विंग को। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका जूठा एप्पल विंग ने खाया और अपना जूठा एप्पल उसे खिला रहा है। क्लाउड रिसोर्सेस में इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं होती, मतलब कोई किसी का जूठा नहीं खाता। पर वांगजी ने अभी तो कुछ नहीं कहा। वो बस दूसरे साइड से एप्पल खाने लगा। विंग ने फिर से वांगजी के एक बाइट लेने पर वो एप्पल अपने हाथ में लिया, फिर से उसके करीब एक और बाइट लिया। अब तो वांगजी को विंग का जूठा खाना ही पड़ा, क्योंकि वो चाह कर भी विंग को मना नहीं कर पा रहा था। विंग लगातार उसे प्रेशर किए जा रहा था कि चलो भाई खा लो। वांगजी से बातें करते करते विंग ने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया कि वह नाइट हंट में कितना एक्सपर्ट है। विंग की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो खुद की बढ़ाई कर रहा था, जैसे कि वो अपने सारे स्किल्स अपने पसंदीदा पर्सन को दिखा रहा है। वांगजी तो बस हाँ करते हुए विंग की सारी बातें सुनता जा रहा था। विंग ने अब वांगजी से बहुत सारी बातें उगलवाई भी, जैसे वांगजी को कैसा खाना पसंद है। तो वांगजी ने कहा, बस सादा खाना पसंद है, वो मार्केट में मिलने वाली चीज़ों को नहीं खा सकता। यह सब सुनकर विंग को वांगजी के लिए बुरा लगा, क्योंकि मार्केट में तो इतनी सारी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिलती है, पर वांगजी ने कभी उन चीज़ों को चखा ही नहीं था। विंग ने ठान लिया कि वो वांगजी को युनमिंग के खाने से अच्छे से वाकिफ़ करवाएगा। अब उसने वांगजी के लिए सबसे पहले खाना लेकर आने का तय किया और उसने वांगजी से कहा कि मैं बस 2 मिनट में आया। इतना कहकर वो खिड़की से कूदकर चला भी गया। वांगजी हाथ में पड़े उस जूठे एप्पल को देख रहा था। पता नहीं उसे क्या लगा, उसने वो एप्पल खाना शुरू किया, क्योंकि फूड को वेस्ट नहीं किया जाता। हाँ, ये बात अलग है कि शाम को उसने तांगोलू पूरा नहीं खाया था और विंग के हाथ में रखा था, मतलब विंग ने भी पहले उसका जूठा खाया है। वांगजी को अजीब सा महसूस होने लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। और जैसे कि विंग ने कहा था, वो कुछ ही टाइम में वांगजी के लिए खाना लेकर आया और तुरंत वांगजी को सर्व भी किया। जब वांगजी ने अपने प्लेट में खाना देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे यहाँ के घर, लोग, उनके कपड़े, सब कुछ कलरफुल है, वैसे यहाँ का फूड भी कलरफुल है। तो वांगजी ने अपने चॉपस्टिक्स उठाए और उस फूड में से थोड़ा सा पोर्शन लिया और अपने मुंह में रखा, जिसे मुंह में रखते ही वांगजी के कानों से तो धुआं निकला, क्योंकि वो चीज़ें बहुत भयंकर थी। वांगजी सह ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका गला दबाना शुरू किया है। उसकी पूरी जिस्म में आग लग चुकी थी, खासकर मुंह में। वांगजी पूरी तरह से लाल हो गया। वो बहुत गहरी सांसें लेने लगा। नाक से, आँख से पानी बहने लगा। उसकी ये हालत देखकर
विंग तो परेशान हो गया, वो तुरंत पानी लेने के लिए दौड़ा। उसने वांगजी के सर पर हाथ रखकर उसे शांत किया, उसके बैक को वो सहलाने लगा, उसे पानी पिलाया और फिर एक और एप्पल लेकर वांगजी के हाथ में पकड़ा दिया। फिर जब वांगजी पूरी तरह से शांत हुआ, विंग ने उसे पूछा, क्या ये तुम्हें तीखा लग रहा है? पता नहीं, बावर्ची ने बहुत स्पाइस डाल दिए लगता है। विंग ने वो खाना टेस्ट किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो उसने वांगजी से पूछा, क्या तुमने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया? वांगजी ने कहा, नहीं। विंग ने पूछा, तुम कैसा खाना खाते हो? अब वांगजी बताने लगा कि वो कैसा खाना खाता है, कि वहाँ पर उबली हुई सब्जियाँ होती है, थोड़ा सा बीफ होता है, थोड़ा सा चिकन होता है, पर किसी भी चीज़ में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। ये सब सुनकर तो विंग को वहीं पर चक्कर आने लगे। वांगजी ऐसा खाना खाता है, उसमें स्वाद भी होता है या नहीं? पर जो भी हो, विंग को तो वांगजी के लिए खाना लाना था, तो अब उसके पास एक ही रास्ता था। उसने वांगजी से फिर से कहा, कोई बात नहीं, ये खाना मैं खा लूँगा, अभी के लिए इसे ढक कर रख दो, मैं तुम्हारे लिए और खाना लेकर आता हूँ। अब विंग को तो खाना बनाना आता नहीं था और वो इतना झल्ला था कि सब कुछ जला कर राख कर देगा। तो बेहतर है कि वो किसी की हेल्प ले, और हेल्प के लिए शिजे से अलावा और हो ही कौन सकता है। तो विंग तुरंत दौड़ते हुए शिजे के रूम में चला गया और जाते ही उनके गले लगकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, शिजे मेरी हेल्प कर दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। शिजे ने विंग के बालों पर सहलाते हुए कहा, बता आइंग, क्या हुआ है? विंग ने कहा, वो वो लहान प्रिंस यहाँ पर आया हुआ है और पता है, उसे हमारा खाना नहीं खाया जाता। ऊपर से हमारा खाना 9 बजे बनता है, इतनी देर तक तो वो सो जाता है। उसके लिए अब भी खाना बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आप अपना वो स्पेशल वाला लोटस पोर्क रिब सूप बनाओ ना। पर हाँ, उसमें ज़्यादा मसाले मत डालना, क्योंकि वांगजी को मसाले पसंद नहीं है। मैं लांझा को फिर से वो दर्द में नहीं देखना चाहता, वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। शिजे विंग की ये सारी बातें सुनकर शिजे चौंक गई, क्योंकि विंग पहले किसी के लिए इतना कंसर्न नहीं था, जंगशा के लिए भी नहीं। जंगशा के साथ तो उसकी हमेशा लड़ाई होती थी और शिजे के लिए भी वो प्यार दिखाता था, लेकिन ये कंसर्न अलग तरह का था। तो शिजे बस मुस्कुराई, एक्सपीरियंस जो थी। तो उन्होंने विंग के कहे अनुसार तुरंत वांगजी के लिए अलग से लोटस पोर्क रिब सूप बनाया और विंग के हाथ में थमाया। विंग तुरंत शिजे के गले लगा और वहाँ से भागता हुआ बोला, शिजे आपका तो जवाब नहीं, आप दुनिया की सबसे अच्छी शिजे हो। यानली बस मुस्कुराई और विंग भागता हुआ सीधा लंजा के कमरे में आ पहुँचा। वहाँ आकर उसने देखा कि लंजा इस बार टेबल अच्छे से प्रिपेयर करके विंग का इंतज़ार कर रहा है। उसने तो चाय भी बना ली है। तो अब विंग लंजा के सामने बैठ गया। उसने वो लोटस पोर्क रूप सूप का वो बाउल लंजा के सामने रखा और कहा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, मेरी शिजे ने बनाया है, इसे टेस्ट करके देखो। वो सूप तो काफ़ी गर्म था, तो लंजा ने पहले तो उसमें फूंक मारी और फिर हल्के से उसे पिया। उसे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं ये तीखा तो नहीं होगा पहले की तरह। पर जैसे ही वो सूप उसके टेस्ट पर को छुआ, उसे तो पहली बार हेवन का एहसास हुआ। लांझा ने इतनी स्वाद चीज़ पहले कभी भी नहीं खाई थी। अब तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वो पूरा निवाला वो इतने प्यार से चू करके खाने लगा कि जैसे उसकी जान बसी हो उन चीज़ों में। और विंग बस लांझा को देखता ही रह गया। वैसे मानना पड़ेगा, उसके शीशे के हाथों में स्वाद तो है, लेकिन शीशे का सूप इतने प्यार से किसी को खाते हुए विंग ने पहली बार देखा था। अब तो उसने तय कर लिया था, वो रोज़ शीशे के पीछे लगेगा और लांझा के लिए नई नई डिशेस बनवाएगा। और ये लोटस पोर्क रिब सूप तो हफ्ते में कम से कम एक बार तो बनेगा ही बनेगा। फिर चाहे उसे शीशे को कितना भी मक्खन क्यों ना लगाना पड़े, उनकी सारी बातें क्यों ना माननी पड़े, विंग ने तो ये तय कर लिया था। अब दोनों ने इसी तरह से खाना खाया। जो खाना पहले विंग वांगजी के लिए लाया था वह विंग ने ख़त्म किया और वांगजी ने वो लोटस पोर्क रिब सूप ख़त्म किया। वैसे आज उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया था। जब तक कि उसे डकार नहीं आ जाती
और जैसे ही वांगजी ने डकार दी, वो बहुत एम्बेरस हो गया, उसके कान लाल हो गए, पलकें झुक गई। वांगजी को ऐसे नीचे देखते हुए देखकर विंग ने फिर से पूछा, क्या हुआ लांझा? पर लांझा को लगा कि शायद यहाँ पर इस चीज़ का भी कोई अलग रूल होगा, तो उसने बस विंग की तरफ देखा। तब तक विंग का भी खाना ख़त्म हो गया था। उसने बड़े ज़ोर से डकार मारी। वांगजी तो डर गया उसकी आवाज़ सुनकर। साथ में उसे ये भी पता चला कि यहाँ पर ये चीज़ नॉर्मल है, लोग डकार मार सकते हैं। फिर से क्लाउड रिसेस का रूल त्राहिमाम करते हुए लान चिरेन की शरण में चला गया। खाना खाने के बाद वांगजी को आदत थी कि प्लेट्स तुरंत वहाँ से उठाकर धो दे, पर विंग के साथ ऐसा नहीं था। दोनों का खाना ख़त्म होते ही विंग ने बस तालियां बजाई। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आई और वो सारी प्लेट्स उठाकर ले गई। वांगजी तो देखता ही रह गया। यहाँ पर खाना खाने के बाद भी सर्वेंट आते हैं ऐसे प्लेट्स उठाकर ले जाने के लिए। ये चीज़ वांगजी के लिए नई थी, पर उसने इसे भी अडॉप्ट कर लिया। अब उसके सोने का समय हो रहा था और विंग की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। विंग वांगजी के बगल में ही बैठा हुआ बड़बड़ाया जा रहा था। उसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा था, खासकर अब जंगशा के बारे में। वांगजी विंग की बकवास सुनते सुनते कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। वो तो शुक्र है विंग का कि वांगजी ज़मीन पर सीधे लेट जाए। इससे पहले ही विंग ने उसके सर के नीचे अपने हथेली रख दी और वांगजी का सर ज़मीन से टकराने नहीं दिया। फिर आराम से उसे उठाया और बेड पर जाकर लिटाया। वांगजी को तो पता भी नहीं चला विंग ने उसे कंबल ओढ़ाया है। विंग वहाँ से उठकर सीधा छत पर चला गया सोने के लिए, क्योंकि विंग का यही ठिकाना होता था। वो कभी भी बेड पर नहीं सोता था। वो कहाँ किसी बेड पर, किसी की छत पर या फिर ऐसे ही रोड पर भी सो जाया करता था। तो आज वो वांगजी को कोई परेशानी ना हो इसलिए उसके छत पर आकर सो गया। वैसे उसने वहाँ पर सारी खिड़कियाँ खोल रखी थी ताकि वांगजी को गर्मी ना हो। शायद उसे गर्मी की आदत नहीं होगी, और जैसा कि विंग ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वांगजी को आधी रात में ही बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी। उसकी नींद खुल गई। उसने पाया उसके ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो उसने सबसे पहले तो वो कंबल हटाया, अच्छे से फोल्ड किया। फिर आधी नींद में ही वो अपने कपड़े उतारने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा कपड़ा रखे और कौन सा उतारे। माना कि वो अपने कमरे में था, पर उसे कोई भरोसा नहीं था कि वीका को कब आ जाएंगे। वो उनके सामने इनर रोब्स में तो नहीं रह सकता। इसलिए उसने कुछ सोचकर अपने लेयर्स में से 5-6 लेयर्स उतार दिए। सिर्फ इनर रोब और सबसे लंबा आउटर रोब रखा और वो वैसे ही सोने की कोशिश करने लगा। पर उसे अब नींद नहीं आ रही थी, तो थोड़ी हवा खाने के लिए वांगजी कमरे से बाहर निकला। और जैसे ही बाहर आया उसने पाया कि उसके छत पर कोई आवाज़ हो रही है। तो उसने चौंक कर उठकर वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर विंग सो रहा था, ऐसी हालत में कि वो कभी भी लुढ़क कर नीचे आ सकता है। अब वांगशी परेशान होने लगा कि कहीं विंग नीचे न गिर जाए। अब उसने जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगाकर विंग को छत से उठाया और बेड पर लेकर गया। उसे वहाँ पर सुलाया। उसने पाया कि विंग भी काफ़ी लेयर्स पहने हुए है, कम से कम 3 से 4 तो होंगी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई विंग के कपड़े उतारने की। पर चलो कम से कम उसके हाथों को ही खोल सकता है जो इतने टाइट हो रखे हैं। यही सोचकर जब वांगजी विंग के हाथों की तरफ गया तो उसे वहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि वांगजी अंदर तक हिल गया। विंग के हाथों में वांगजी का फोरहेड रिबन था, वो भी ऐसे बांधा हुआ जैसे कि उसने ब्रेसलेट पहना हो। वांगजी ने तुरंत अपने बाल, अपने फोरहेड को चेक किया, वहाँ पर रिबन था ही नहीं। वांगजी बहुत बुरी तरह से कांप गया। उसका दिल बड़े ज़ोरों से धड़कने लगा। अब वो किसी को क्या समझाए कि विंग ने उसका फोरहेड रिबन खोला है। क्या वो उसका बेट्रोथेड बन जाएगा? क्या उसको वीगोगा से शादी करनी पड़ेगी? पर वांगजी कुछ देर तक तो खुद को संभालने में बिता दिया और फिर सोचने लगा, अगर किस्मत में यही है तो यही सही। फिर उसने जैसे तैसे विंग के हाथ खोले, अपना फोरहेड रिबन भी निकाला और विंग को अच्छे से सुलाया। फिर खुद भी
सोफ़ा पर जाकर सोने की कोशिश करने लगा। पर जब उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई तो उसने मेडिटेशन करने का तय किया। हालांकि उसका ध्यान तो नहीं लगने वाला था। वो परेशान हो चुका था। बस किसी तरह से अपने भाई को संदेश पहुंचाना चाहता था कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। शायद से विकाको को इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता भी नहीं होंगे। वो अपने भाई से पूछना चाहता था, क्या इस चीज़ को कैंसिल करने का कोई तरीका है? क्या विकाको को इसके लिए पनिशमेंट तो नहीं होगी? क्या वांगजी विकाको की जगह पनिशमेंट ले सकता है? ये सारी चीज़ें वांगजी के दिमाग में चल रही थी। तो उसने उसी तरह से तुरंत एक बटरफ्लाई मैसेज लान प्लान की तरफ भेजा और फिर जैसे तैसे खुद को शांत करके मेडिटेशन करने लगा। इधर सुबह 5 बज चुके थे और वांगजी के उठने का समय हो गया था। तो वो मेडिटेशन से भी बाहर आया। सबसे पहले उसने अपने बालकनी में आकर देखा तो पूरा शहर बिल्कुल सन्नाटे में था, बिल्कुल शांत। कहीं भी कोई भी हलचल नहीं दिख रही थी। विंग तो खर्राटे ले रहा था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे नहाना था, पर यहाँ पर पता नहीं नहाया कहाँ जाता है। उसके रूम में तो ये सुविधा नहीं थी नहाने की। उसे विकाका से पूछना चाहिए कि मॉर्निंग बिजनेस और नहाना कहाँ होता है। अभी तो उसके सामने इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और विंग का हाथ खींचने लगा। विंग इतनी गहरी नींद में था कि कुछ समझ नहीं पाया। अब जब वांगजी से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो उसने ज़ोर से विंग का हाथ खींचा, जिससे विंग बेड से नीचे गिर गया और हड़बड़ाकर जग गया। उसे लगा कि वो छत से गिर गया है। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया, पर वांगजी ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा। विंग ने पूछा, क्या हुआ लांझा? तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? कोई सपना देखा क्या? फिर वांगजी नीचे आंखें झुकाते हुए बोला, मुझे बाहर जाना है। वांगजी के कान लाल हो गए थे और विंग समझ नहीं पा रहा था कि वांगजी को बाहर कहाँ जाना है। उसने तो सीधे सीधे कह दिया, तो फिर जाओ ना, दिक्कत क्या है? वांगजी ने कहा, वैसे नहीं, मुझे फ्रेश होना है। तब जाकर विंग समझ गया कि वांगजी किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो फिर विंग भी वांगजी से नज़रें नहीं मिला पाया। बस वो खड़ा हुआ और वांगजी से कहा, मेरे पीछे आओ। अब जियांग क्लान में ये सिस्टम थी कि वहाँ पर सारी सुविधाएं कॉमन हुआ करती थी, नहाना भी और फ्रेश होने की बाकी की चीज़ें भी। तो ये सब देखकर तो वांगजी को काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले तो उसके रूम में खुद का सब कुछ था, पर यहाँ पर हॉस्टल में लड़कों के बीच में वांगजी के लिए ये सारी सुविधाएं नहीं थी। विंग भी वांगजी की बात समझ गया, उसकी परेशानी समझ गया। तो वो वांगजी को सीधा अपने कमरे में ले गया। एक प्रिंस होने की वजह से उसके पास काफ़ी सारी सहूलियत थी, जिसमें से एक ये भी थी कि उसका प्राइवेट चैम्बर था। उस चैम्बर में ये सारी सुविधाएं थी, नहाने की भी और बाकी सारी भी। तो विंग ने वांगजी से कहा कि वो अब से यहीं पर रह सकता है। विंग खुद उसका सारा सामान यहाँ पर ला के रखेगा। वैसे भी वो खुद तो कमरे में रहता नहीं है, तो वांगजी के लिए ये चीज़ ज़्यादा बेटर होगी। वांगजी ने ये ऑफ़र भी एक्सेप्ट कर लिया। विंग ने दूसरे ही दिन मैडम यू को जाकर बताया कि वांगजी को कल रात क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो मैडम यू भी समझ गई कि विंग वांगजी को अच्छी तरह से संभाल सकता है। तो उन्होंने विंग से कहा कि अपने गेस्ट को अच्छे से संभाले, उसके सारे ज़रूरतों का ख्याल रखे। दोस्त होने की वजह से शायद से यही चीज़ सबसे बेटर थी। अब विंग को वांगजी की जिम्मेदारी देकर मैडम यू तो रिलैक्स हो गई और विंग अपने काम पर लग गया। जैसे वांगजी को क्या क्या पसंद है वो सब कुछ विंग जानना चाहता था। तो सबसे पहले तो उसने वांगजी से पूछा कि तुम्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट है? वांगजी ने कहा, हाँ, वो गुचिन बहुत अच्छे से बजाता है। पर यह कहते साथ ही वांगजी थोड़ा सा उदास हो गया। विंग ने पूछा, क्या हुआ लांझा, तुम उदास क्यों हो गए? तो वांगजी ने कहा कि मैं गुचिन क्लाउड रिसोर्सेज में छोड़कर आया हूँ। अंकल ने कहा कि मैं यहाँ पर नई चीज़ें सीखूँ, पर अभी मुझे अपनी गुचिन की बहुत याद आ रही है। विंग ने पूछा, वांगजी तुम्हारी गुचिन कैसी है? तो वांगजी अपने गुचिन के बारे में बताने लगा कि उसकी गुचिन जेट पत्थरों की बनी हुई है, कितनी प्यारी है, कितनी वज़नदार, मुलायम, जो उसकी माँ ने उसे दी थी। माँ का नाम सुनकर विंग थोड़ा सा उदास तो हो गया।
फिर भी वांगची का दिल बहलाने के लिए उसने कहा, अच्छा तो तुम्हारी माँ को भी कुछ बजाना पसंद है? वांगची की आंखें फिर से एक बार झुकी। उसने कहा, पसंद था, अब वो नहीं है। ये सुनकर तो विंग को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। जो उसका दर्द है वही वांगची का दर्द है। दोनों के पास माँ नहीं है और शायद से पिता भी। विंग ने इस बारे में वांगची से पूछा तो वांगची ने कहा कि उसके पिता सक्लूजन में है, वो कभी भी वांगची से नहीं मिलते। ये सुनकर तो विंग को और भी बुरा लगा कि पिता होने के बावजूद भी वो वांगची से नहीं मिलते। कम से कम विंग के पास पिता कहने के लिए जियांग फेमियान है, जिन्होंने उसे गोद लिया है, और मैडम यू सख्त होने के बावजूद भी विंग का ख्याल रखती है। विंग को अचानक से वांगची के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिवनेस महसूस होने लगा कि उसे वांगची की इस मासूमियत का किसी भी हाल में ख्याल रखना है। उसने ये ठान लिया। अब वो वांगची के बारे में और भी जानना चाहता था। उसने वांगची को ऑफ़र किया कि वो दोनों हंट पर जा सकते हैं। वांगची के लिए ये वर्ड ही नया था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि हंटिंग होती क्या है। तो विंग ने उसे सब कुछ समझा दिया कि रात में वो नाइट हंट पर निकलेंगे, बड़े बड़े बिस्ट का सामना करेंगे। वैसे ये चीज़ वांगची के लिए पॉसिबल तो नहीं थी क्योंकि रात को तो उसे जल्दी नींद आ जाती है। तो विंग ने इस चीज़ का एक तरीका निकाला। उसने कहा, हम दिन में भी हंटिंग के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर वांगची बड़ा खुश हुआ। अब दिन चढ़ा। विंग कब का जा चुका था और वांगची ये सोचने लगा कि यहाँ की क्लासेस कब से शुरू होंगी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने वांगची को क्लासेस के लिए बुलाया ही नहीं। जब दोपहर होने को आई तब वांगची ने विंग को कहीं जाते हुए देखा, मटर गश्ती करते हुए। तो उसने विंग को पुकारा। हालांकि उसकी आवाज़ तो बाहर तक नहीं आ रही थी, पर कहीं ना कहीं विंग को एहसास हो गया कि कोई उसे बुला रहा है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया वांगची उसी की तरफ देख रहा है। विंग तुरंत कूदता फांदता वांगची के पास पहुंच गया। हालांकि वांगची ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आवाज़ अभी तक की थी। अगर ये क्लाउड रिसोर्सेस होता तो उसे पनिशमेंट हो जाती, पर यहाँ तो सब चलता है। ये सोचकर वांगची चुप रहा। जब विंग उसके पास पहुंचा तो वांगची ने कहा, यहाँ क्लासेस कब शुरू होंगी? विंग ने कहा, क्लासेस वो क्या होती है? वांगची ने कहा, यहाँ पर पढ़ाते नहीं हैं। विंग ने कहा, पढ़ाना क्या होता है? हम सब तो खुद अभ्यास करते हैं, जैसे नाइट हंट का, जिसको जो चाहिए वो पढ़ सकता है। वांगची ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, अगर तुम्हें किताबें पढ़नी है तो लाइब्रेरी जाओ, अगर हंटिंग करनी है तो जंगल जाओ, और अगर कुकिंग सीखनी है तो किचन में जाओ। तुम्हें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उस एक्सपर्ट के पास जाओ। ज़्यादातर यहाँ पर बच्चे ऐसे ही करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कोई भी क्लासेस नहीं होती, हर कोई अपने तरीके से सीखता है। अगर कल्टीवेशन या फार्मिंग सीखनी है तो तुम उन लोगों के पास जाओ। यहाँ पर कोई भी सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज उसे क्या सीखना है, बस जो दिख जाता है उसकी मदद करने लग जाते हैं और वो सीख जाते हैं। वांगची को ये सब काफ़ी यूनिक लग रहा था। वी ने कहा, कल तुम्हें जो टीचर छोड़ने आए थे उन्होंने ये सब नहीं बताया? वांगची ने कहा, मुझे समझ नहीं आया। विंग ने कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सबसे पहले बताओ तुम क्या सीखना चाहते हो? वांगची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, क्या तुम मछली पकड़ना सीखना चाहोगे? वांगची को समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे। विंग ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वांगची ने बस नोट किया और अब विंग वांगची को लेकर मछली पकड़ने के लिए तालाब पर चला गया। विंग ने वहाँ पर जाते ही अपने पैंट्स उतारे, जिसे देखकर तो वांगची बहुत बुरी तरह से शर्मा गया। विंग ने कहा, अरे हमें पानी में जाना है, इतने सारे कपड़े पहन कर नहीं जा सकते, तुम भी अपने कपड़े उतारो। वांगची ने अपनी पलकें फिर से झुका ली, कान लाल हो गए। अब तक तो विंग समझ गया था कि ये सारी चीज़ें वांगची के शर्माने को दर्शाती है। तो उसने कहा, लांझा कोई बात नहीं, तुम यहाँ किनारे पर खड़े रहो और बस मुझे देखो। तो अब विंग पानी में कूद गया। वहाँ पर मछली का जाल जो फैलाया था उसे खींचकर बाहर लाने लगा। विंग, जिसका पूरा ध्यान उस मछली के जाले पर था, उसकी बाजुएं पूरी तरह से स्ट्रेच हो चुकी थी। उसने घुटनों तक पैंट पहनी हुई थी।
बाल बांधे हुए थे और उसका ये रूप, ऊपर का हाफ नेकेड बॉडी, ये सब देखकर वांगजी को बड़ा अजीब सा लगने लगा। वो तो विंग की तरफ ना तो देख पा रहा था, ना ही उससे नज़रें हटा पा रहा था। विंग जब वो मछली का जाल पूरा बाहर लेकर आया तब उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी की हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। वो बहुत तेज़ सांसें ले रहा था। विंग ने तुरंत करीब आकर वांगजी के सर पर हाथ रखा तो पाया वांगजी तो बहुत बुरी तरह से तप रहा है। अब विंग परेशान होकर वांगजी को तुरंत वहाँ से वापस अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। अब विंग को इतने करीब पाकर वांगजी की हालत तो और भी ख़राब हो गई। जैसे तैसे वो विंग के साथ उसके कमरे में आ गया। फिर उसने विंग से कहा, विंग को आप चले जाओ यहाँ से। विंग को समझ नहीं आया कि वांगजी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इधर वांगजी विंग को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता था। एक तरह से उसके दिल में ये भी आ रहा था कि हो ना हो उसकी विंग के साथ अब शादी हो सकती है। दूसरी तरफ विंग उसके इतने करीब है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि इन इमोशंस को कैसे हैंडल करे। इधर विंग को थोड़ा बुरा लगा कि वांगजी एक नोबल पर्सन है और विंग उसे ऐसे ऐसे काम करने के बारे में कह रहा है। शायद से उसे वांगजी को सही से ट्रीट करना नहीं आया। तो वो बस थोड़ा सा मायूस हुआ और वहाँ से जाने लगा। इधर वांगजी ने उसकी तरफ पीठ कर ली, कंबल ओढ़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल की धड़कनों को शांत कैसे करे। उसके शरीर में बदलाव हो रहे थे, उन बदलावों को कैसे संभाले। इधर विंग तो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ वांगजी को लांसीजन का संदेश मिला जिसमें लिखा था कि अब जो कि विंग ने फॉरहेड रिबन छुआ है तो लान फैमिली मतलब लांसीजन और लानशरेन खुद इस बात की तहकीकात करने के लिए जियांग क्लैन आएंगे। अगर विंग इस चीज़ में दोषी पाया गया तो उसे सज़ा सुनाई जाएगी और अगर उसने ये सब गलती से किया है तो उसे इस बात की वजह पूछी जाएगी। ये पूछा जाएगा कि उसे पता भी है या नहीं और क्या वो वांगजी के साथ रिश्ता रखना चाहता है या नहीं, और अगर नहीं तो वांगजी को आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा क्योंकि उसके फॉरहेड रिबन को अब किसी और को सौंपा नहीं जा सकता। जिसके साथ ही नीचे लांसीजन ने यह भी लिखा था कि जियांग वानियन ने भी गलती से मेरे फॉरहेड रिबन को छू लिया तो अंकल का कहना है कि जियांग क्लैन के साथ हमारा रिश्ता हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि विंग और तुम्हारा रिश्ता भी हो जाएगा। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसके भाई का रिश्ता होने जा रहा है और उसे खुद के बारे में पता भी नहीं है। एक तो विंग को देखकर उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वो कैसे संभाले खुद को, और विंग तो ऐसे एक्ट करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। अब वैसे तो जंगशा के साथ लानसीजन और लानशरेन 2 दिन में ही उठकर जियांगक्लैन आ सकते थे, पर अभी तो उन्हें कोटिंग गिफ्ट भी अपने साथ लाने पड़ेंगे जियांग वानियन के लिए, जिसका मतलब उन्हें 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे और 8-10 दिन तक वांगजी को यहाँ सरवाइव करना पड़ेगा। ये सब सोचकर वांगजी परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो विंग को कैसे फेस करेगा। ऊपर से विंग तो हर वक्त उसके साथ चिपका ही रहता है, वो उसे मना भी तो नहीं कर सकता, और अब जबकि उसने कुछ बोल दिया है तो शायद से विंग नाराज़ हो गया है। ये सब सोचकर तो वांगजी और भी परेशान होने लगा। अब वांगजी कुछ सोचते हुए बेड से उठा, कहीं जाने लगा, ढूंढते हुए, पूछते हुए, क्योंकि विंग की बातों से वांगजी को ये तो पता चला था कि जियांग यानली वांगजी के बहुत करीब है, तो हो सकता है वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है, उनसे हेल्प ले सकता है। ये सोचकर वांगजी यानली को ढूंढते ढूंढते किचन की तरफ जाने लगा, क्योंकि विंग के हिसाब से यानली ज़्यादातर समय किचन में ही बिताती है। तो वांगजी अब किचन की तरफ जाने लगा तो उसने वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को यहाँ वहाँ दौड़ते हुए पाया। ये सब देखकर वांगजी को काफ़ी अजीब लग रहा था। क्लाउड ड्रेसेस में दौड़ना मना था और यहाँ तो लोग बिल्कुल नॉर्मली दौड़ रहे थे, यहाँ वहाँ भाग रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। तभी विंग फिर से टपक पड़ा। उसने वांगजी से कहा, लांछा आप पतंग उड़ाना चाहोगे? विंग की ये बात सुनकर वांगजी को थोड़ी सी राहत मिली। चलो विंग उससे नाराज़ तो नहीं है,
अब वांगजी ने बस में जवाब दिया और वो विंग के साथ साथ पतंग उड़ाने के लिए चला गया। अगले 7-8 दिन ऐसे ही बीत गए। विंग नई नई चीज़ें वांगजी को बताता और वांगजी उन सारी चीज़ों को समझने की, सीखने की कोशिश करता। उसे ऑलमोस्ट पता चल गया था कि यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें होती है, कितने बच्चे किस तरह से सारी चीज़ें सीखते हैं अपने हिसाब से। और वांगजी तो बहुत होशियार था, तो जाहिर सी बात है उसे ये सब चीज़ें सीखने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। जितनी भी चीज़ें विंग करता, वांगजी उन सब चीज़ों को विंग से बेहतर कर कर दिखाता। अब ये नए लान गगा सारे बच्चों में फेमस हो गए थे। बच्चे, साथ साथ लड़कियाँ जितनी भी विंग के पीछे पागल थी, वो सब अब लांचा के पीछे भी पागल थी। उन दोनों को ऐसे मस्ती करते हुए, कॉम्पिट करते हुए देखकर सबको बहुत मज़ा आने लगा था। दोनों कभी तैरने की होड़ लगाते, कभी भागने की, कभी पेड़ पर चढ़ने की, कभी पतंग उड़ाने की। लांचा अब हंसने मुस्कुराने लगा था, चिल्लाकर विंग को पुकारता रहता, दौड़कर यानली के पीछे भागता, जिसके आगे विंग भाग रहा होता। वो बिल्कुल चंचा की तरह विंग के साथ मस्ती करने लगा था। इनफैक्ट खुद को एक्सप्रेस करने लगा था। बस एक चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाता था, विंग बहुत शराब पीता था और वांगजी से शराब बिल्कुल भी हजम नहीं होती थी। तो विंग वांगजी के इस बात का फ़ायदा उठाता था। कभी कभार वो वांगजी को शराब के लिए चैलेंज करता। वांगजी का हारना तो तय होता। उसके बाद विंग वांगजी से अपनी सारी शर्तें मनवाता। जो कोई भी वांगजी ने दिन भर उससे करवाया, वो सब उससे करवाता। कहा जाए तो वांगजी यहाँ पर बहुत खुश था, खुद को एक्सप्रेस करने लगा था। यही सारी चीज़ें चलती रही। फिर थोड़ा टाइम बीता। लांचरेन, लांसीचेन और जियांग वानिन वापस आए। मैडम यू से मिले। पता नहीं सीनियर लोगों के बीच में क्या बातें हुई, पर वांगजी और विंग को ये पता चला कि वांगजी को वापस क्लाउड रिसोर्सेज जाना पड़ेगा। इस बात से दोनों भी परेशान हो गए, उदास हो गए। वांगजी नहीं जाना चाहता था, ना ही विंग वांगजी को ऐसे अचानक से जाने देने के लिए तैयार था। वो दोनों अभी भी उस लोटस पॉन्ड में थे जहाँ पर वांगजी ने विंग को मछलियाँ पकड़ते हुए देखा था। दोनों अभी वहाँ पर लोटस सीड्स का आनंद ले रहे थे, पर अचानक से ऐसे वांगजी को जाना पड़ेगा, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, खासकर विंग ने तो कभी नहीं। उसे तो लग रहा था कि वांगजी अभी बहुत समय यहाँ रहेगा, वो इतनी जल्दी वांगजी को यहाँ से नहीं छोड़ेगा और जाते जाते समय तक तो वो वांगजी को पटा ही लेगा। उसे वांगजी पसंद जो आने लगा था, उसका साथ उसे चाहिए था, पर अभी तो उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। अब विंग अचानक से वांगजी के करीब चला गया। वांगजी तुरंत पीछे झुका और विंग की तरफ देखकर हंसने लगा। उसने कहा, वी काका, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पर अब विंग वांगजी की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। उन दोनों को कुछ ही टाइम में मैडम यू के सामने समन होना था और उससे पहले विंग कुछ तो करना चाहता था। वो तुरंत वांगजी के करीब गया, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने, उसके चेहरे के सामने। विंग कुछ करना चाहता था, पर वांगजी ने उसे मौका ही नहीं दिया। इससे पहले ही वांगजी ने उसे दूर धक्का दिया और बोट से उतरकर वो भागने लगा। वैसे तो विंग वांगजी के पीछे दौड़ा, पर वांगजी काफ़ी तेज़ था। वो वैसे ही हाँफते हुए मैडम यू के ऑफिस में जाकर पहुंचा, जहां पर लान चरेन, जियांग फेमिया, लान सिचेन, जियांग वानिन, मैडम यू, जियांग यानली, सभी लोग उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। वांगजी जब दौड़कर वहां पहुंचा, उसके बाल भी बिखरे हुए थे, चेहरा पूरा लाल पड़ गया था और वो हाँफ रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर लान चरेन तो आग बबूला हो गए थे। उसके पीछे पीछे विंग भी दौड़ता हुआ वहाँ पर आया, जिसे देखकर तो लांचरेन ने एक नज़र में ही पहचान लिया कि इसी लड़की की वजह से वांगजी पूरा बिगड़ गया है, प्लान के रूल भी भूल गया है। पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। इस लड़के ने वांगजी के फॉरवर्ड रिबन को खोला था, इसका मतलब वो वांगजी का मंगेतर बन चुका है लान क्लान के हिसाब से। वो चाहकर भी अब इस लड़के को मना नहीं कर सकते, पर कम से कम ये तो पूछ ले कि ये लड़के की मर्ज़ी है भी या नहीं। लांचरेन ने बस मैडम यू की तरफ देखा और मैडम यू ने तुरंत विंग से पूछ लिया, विंग
क्या तुम वांगजी को पसंद करते हो? विंग तो इस बात पर शौक ही रह गया। माना कि वो वांगजी को पसंद करता है, लेकिन इन सब को कैसे पता चला? कहीं शिजे ने तो नहीं बताया, कहीं उसकी हरकतों से तो नहीं पता चला। ये सब विंग सोच ही रहा था। इधर वांगजी भी अपना दिल थाम कर विंग की तरफ देख रहा था। मैडम यू ने फिर से अपना सवाल दोहराया, विंग क्या तुम वांगजी को पसंद करते हो? विंग ने तुरंत मैडम यू की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसे हाँ कहना चाहिए या नहीं। कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, वांगजी को कोई परेशान तो ना करे। पर विंग ने जैसे तैसे हिम्मत करके बस नोट किया, जैसे कि वांगजी करता है। वांगजी, मैडम यू ने आवाज़ लगाई तो वांगजी कांप उठा। उसकी यह हालत देखकर ही जियांग फेंगमियान ने तुरंत मैडम यू को शांत करते हुए कहा, आगे मैं पूछता हूँ। अब जियांग फेंगमिया वांगजी के पास आए, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या तुम शादी करके जियांग क्लान में आना चाहोगे? अब तो वांगजी ने भी शर्मा कर नोट किया। विंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत कूद कर ये कहकर जोर से चिल्लाकर वांगजी को गले लगाया, जिसे देखकर तो लान चिरेन और भी जोर से दांत पीसने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इधर विंग वांगजी को लेकर तुरंत वहाँ से भाग गया। जाते जाते चिल्लाकर ये कहा, मैं अभी आता हूँ, लांजा से मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसकी ये हरकत देखकर शियांग यानली, वान यिन, जियांग फेंगमिया तीनों ने भी सर हिलाया। मैडम यू विंग को कोसने लगी कि इस लड़के को थोड़ी भी शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, कम से कम अपने इन लॉज के सामने तो सही से बिहेव करे। पर विंग कहाँ किसी की सुनने वाला था। इधर मैडम यू और जियांग फेंगमिया लान सिचेन और वान यिन के रिश्ते की बात करने लगे और विंग लांजा को लेकर तुरंत पास ही की लाइब्रेरी में चला गया। जाते ही उसने सीधा वांगजी को एक दीवार पर पिन कर दिया। वांगजी के लिए विंग की ये मैल हैंडलिंग नई तो नहीं थी। विंग हमेशा ही ऐसा ही कुछ करता था, पर वांगजी अब तक इस बात को समझ नहीं पाया था कि विंग ऐसा क्यों करता है। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि विंग जानबूझकर उसके करीब रहने के लिए ऐसे हरकतें करता है। ये रियलाइजेशन और अभी अभी जो कन्फेशन हुआ था, ये सब वांगजी को ट्रिगर कर रहा था। उसकी वो सारी नई संवेदनाएं आज फिर से एक बार उभर कर आ रही थीं। विंग उसके इतने करीब था कि वांगजी अपने चेहरे पर भी उसकी सांसें महसूस कर पा रहा था। अब विंग भी वांगजी को छोड़ना नहीं चाहता था, उसे क्लेम करना चाहता था। वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और विंग ने वांगजी का चेहरा चिन से पकड़कर ऊपर उठाया। धीरे से अपने होंठ वांगजी के होठों पर रखे। उसका सबमिशन विंग पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे वो किस जेंटल से फियर्स होता गया। अनजाने में वांगजी विंग के काफ़ी करीब चला गया। उसे गले से लगाकर खुद को उस पर रब करने लगा और तब जाकर विंग होश में आ गया। उसने वांगजी से अलग होकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। दोनों भी बहुत गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों पर भी होठ स्वलन हो चुके थे, पर दोनों भी मुस्कुरा रहे थे, सैटिस्फाइड थे, खुश थे। विंग ने वांगजी को गले से लगा लिया। वांगजी ने भी अपने हाथ विंग की कमर में डाल लिए, उसके चेस्ट पर अपना सर रखा। विंग ने वांगजी से कहा, अभी तो कोटिंग पीरियड चल रहा है, शादी में बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा। वांगजी ने कहा, हम लेटर्स भेजेंगे, फिर फेस्टिवल में मिलना भी तो होगा। विंग ने कहा, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? वांगजी ने कहा, मुश्किल तो है, खासकर अब जब तुमने मुझे इतना फ्रीडम दिया है, उड़ना सिखाया है। मैं फिर से जाकर बंधन में बंध जाऊंगा तो मुश्किल तो होगी, पर मुझे तुम्हारे लिए वापस आना है, बहुत सारी चीज़ें सीख कर। विंग भी वांगजी की समझदारी भरी बातों पर लट्टू हो गया। उसने वांगजी को कसकर गले लगा लिया। तभी लाइब्रेरी के दरवाजे पर नॉक हुआ। वहाँ पर जियांग यानली उन दोनों को बुलाने के लिए आई थी। वांगजी के वापस जाने का वक्त आया था। वैसे तो मैडम यू और जियांग फेंगमिया लान परिवार को विनती कर रहे थे कि वो कुछ दिनों तक वहीं रुककर युनमिंग की मेहमान नवाजी स्वीकार करे, पर लान चिरलिन के लिए
विंग को बेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्हें तो जैसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था विंग के होते हुए। पर उन्हें अपना सबसे लाडला नेफ्यू इसी बवंडर के हवाले कर देना था। लंचरेन फिर से एक बार गहरी सांस लेते हुए मुश्किल से अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए सोचने लगे, वो अब और यहाँ नहीं रुक सकते। उन्होंने लान सिचन को लिया और यानली से कहा कि वो जल्दी वांगजी को बुला कर लाए। वांगजी जाना तो नहीं चाहता था, पर आधे मन से यानली के साथ बाहर आ गया। अब उसने सबसे बो करके आज्ञा लिए। अब आने वाले चिशी फेस्टिवल के लिए यानली ने लान सिचन को युनमेंग में इनवाइट किया। जैसे कि जंगशा कहना चाहता था तो यानली ने ही ये बात कह दी। अब तो ये तय था कि चिशी में लान सिचन और लान वांगजी फिर से एक बार युनमेंग आएंगे। साथ में उन्होंने ये भी वादा दिया कि वो लान बेट्रोड मतलब जियांग परिवार के दोनों प्रिंस को अगले फेस्टिवल के लिए लान परिवार में क्लाउड रिसेस निमंत्रित करते हैं। लान चेरेन इस बात के लिए सहमति तो नहीं जताना चाहते थे, फिर क्या करे, रिश्ता जो जुड़ चुका था तो उन्हें इस बात को मानना ही था। अब ये दोनों नए जोड़े शर्माते हुए अलग हुए, फिर से एक बार मिलने की आस लेकर। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। अब हम आगे के कुछ दृश्यों को भी देखते हैं। जैसे कि हर फेस्टिवल में मिलने के बाद विंग और वांगजी एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे थे। जैसे कि पहले किस हुआ, अब हाथ पकड़ना, गले मिलना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना। दोनों क्लान्स काफ़ी खुश थे इस नए रिश्ते से। लांचरेन को भी शुरू शुरू में विंग की हरकतें पसंद नहीं आती थी, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि ये चांगसे सनन का बेटा है तो वो समझ गए कि विंग के अंदर इतने सारे खुराबती आइडियाज़ और ये दिमाग कहाँ से आया है। तो वो भी अपने पुराने दोस्तों को याद करते हुए विंग को दिल से एक्सेप्ट कर चुके थे। अब 2 साल देखते देखते ही बीत गए। अगली बार जब मिड ऑटम फेस्टिवल में वांगजी वापस से युनमेंग आया, वो 18 साल का हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी थी, लगभग 1.5 महीने बाद। बस ये आखिरी बार था जब वो दोनों इस तरह से एक दूसरे से मिल रहे थे। आकर वांगजी सबसे पहले विंग के कमरे में चला गया। वहाँ पर हमेशा की तरह विंग उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। वांगजी को तो लगा विंग बेसब्र होकर उसका इंतज़ार कर रहा होगा, पर ये क्या, वांगजी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो वो यहाँ वहाँ विंग को ढूंढने लगा। उसे विंग की सारी पसंदीदा जगह पता थी। वो उस पेड़ पर गया जहाँ विंग हमेशा बैठा करता था। वो उस पतंग उड़ाने वाली जगह पर भी गया, उस लोटस पॉन्ड में भी गया जहाँ पर वो दोनों लोटस सीड्स खाया करते थे, जहाँ पर मछली पकड़ते थे वहाँ भी गया, पर उसे विंग कहीं भी नहीं मिला। एक बार विंग ने जिक्र किया था कि यहाँ जंगल में एक झरना है जहाँ पर जाना विंग को बहुत पसंद है, पर वो जगह पर विंग होगा ऐसा वांगजी को लग नहीं रहा था। फिर भी वांगजी हिम्मत करके उस तरफ चलने लगा। जब वो काफ़ी अंदर तक चला गया जंगल के, तब उसे झरने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो वैसे ही आगे बढ़ता रहा। वहाँ पर उसने पाया एक पत्थर पर विंग सो रहा है। वैसे तो उसके सर और हाथ का हिस्सा ही इस तरफ से लान वांगजी को दिख रहा था, पर वांगजी आगे बढ़ता रहा। उसने पाया आसपास कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी। और वैसे भी पिछली बार वांगजी ने अपने अपर रोब्स उतार कर विंग को दिखाए थे, तो पता नहीं इस बार विंग और क्या चाहेगा। वांगजी तो बहुत बुरी तरह से शर्माने लगा। इधर जब वो आगे बढ़ता रहा तो उसने पाया कि विंग अभी भी नहाकर शायद वहाँ पर लेटा है। उसके कपड़े पूरी तरह से उसके बदन पर चिपक गए थे। अपर हाफ तो बिना कपड़ों के था और लोअर हाफ पूरा बॉडी से चिपक गया था। विंग के सारे आउटलाइंस वांगजी को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये विंग की ट्रिक थी। ये समझने में वांगजी को ज़्यादा देर नहीं लगी। विंग ने वांगजी से कहा भी, पसंद आया? अब वांगजी के कान पूरे लाल हो चुके थे। वो वहाँ से भागना चाहता था, पर विंग तुरंत वहाँ झील में कूद गया और
वांगजी का हाथ पकड़ा। वांगजी विंग से खुद को छुड़ा नहीं पाया। विंग ने तुरंत वांगजी को अपनी तरफ खींच लिया, अपनी बाहों में ले लिया। वांगजी अब विंग की पकड़ से नहीं छूट सकता था। विंग धीरे धीरे उसके नेक पर किस करने लगा और वांगजी को काफ़ी हॉट फील होने लगा। विंग ने तुरंत पासे के पत्थर पर वांगजी को पिन कर दिया। उससे कहने लगा, मैं इसी दिन का तो कब से इंतज़ार कर रहा था। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे लिटिल लॉन? तुमने मुझे बहुत तड़पाया है और अब बारी है सूद समेत वसूल करने की। वांगजी धीरे धीरे विंग के शब्दों के भंवर में फंसता चला गया, उसकी आगोश में खोता चला गया। और इधर विंग वांगजी के बदन पर हाथ फिराता हुआ उसे कंट्रोल करने लगा, प्यार करने लगा, प्रेज़ करने लगा। वांगजी भी सब कुछ खोकर, मदहोश होकर पूरी तरह से विंग का हो जाना चाहता था। विंग ने ये सब कुछ सोचा तो नहीं था कि वांगजी इतना हद से आगे बढ़ जाएगा, पर वांगजी था जो खुद को भी काफ़ी टाइम से रोक रहा था, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहा था कि कब वो 18 साल का हो जाएगा और कब विंग को पूरी तरह से पालेगा। वैसे तो विंग वांगजी को रोकना चाहता था, पर वांगजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वहीं पर एक हो गए और जब दोनों साथ वापस लौटे, मतलब विंग ने लिटरली वांगजी को गोद में उठाया हुआ था। वांगजी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो सब लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि दोनों ने क्या कांड कर दिया है। अब वांगजी का वापस क्लाउड रिसोर्सेज में जाना तो बनता नहीं था, तो उनकी शादी वहीं पर फिक्स कर दी गई फेस्टिवल के तुरंत बाद, बस 2 दिन बाद ही। और वहीं पर लान सिचेन और लान वांगजी की शादी उनके अपने अपने मित्र तट से हो गई। और इस तरह से ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हालांकि जैसा लांछरे ने सोचा था, वांगजी ने वापस आकर स्टूडेंट को नहीं सिखाया, बल्कि वो जियांग क्लान से ही एक पर्सन को वहाँ पर ले आए सारे स्टूडेंट को सिखाने के लिए। और क्लाउड रिसोर्सेज से भी एक पर्सन हमेशा हमेशा के लिए यूनमेंग क्लान में चला गया, क्लाउड रिसोर्सेज की सारी नॉलेज वहाँ पर देने के लिए। दी एंड। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।